हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि 9th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप इस सेशन में बने रहिएगा। आपको जितना चीज़ बुक से समझ में आई थी उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें इस वाले सेशन से भी समझ में आने वाली है। ऑलरेडी मैंने बुक से भी कुछ वीडियो बना रखे, बट क्या होता है कि किसी रीज़न की वजह से वो वीडियोज़ अब अपलोड नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंप्लीट वन शॉट बना के लेके आ जाऊँ आपके लिए, जिसके अंदर पूरे की पूरी कंसेप्ट हो और पूरा चैप्टर का ग्रैप्स हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमको ये देखना है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले उन्होंने क्या बात की है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर के फिजिकल नेचर की बात की है। किसकी बात की है? मैटर के फिजिकल नेचर की बात की है। मैटर इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस। मैटर उस हर चीज को बोलेंगे जो क्या करेगा, कुछ स्पेस को कवर करेगा और उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ क्या होगा, मास होगा, और वो कोई स्पेस को कवर करेगा। ठीक है ना। हमारे पास में आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि 3D होती है, तो वो क्या करती है, उनका कुछ मास भी होता है और वो स्पेस को भी कवर करती है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो वी सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मैटर आर शोन बिलो। जैसे कि देखो, ये बुक है, ये टॉय है, ठीक है ना, और ये पेंसिल है, ये एक बॉय है। ठीक है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मैटर के, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ मास है और इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ स्पेयर को कवर करके रखा है। अब हम बात करेंगे द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, दो तरह के नेचर होते हैं, एक तो फिजिकल होता है, एक होता है केमिकल। तो हम इस वाले जो चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल नेचर ऑफ मैटर को किसी और सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये देख लेते हैं। द मैटर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। आपने एक्टिविटी देखी होगी, उसके अंदर देखा होगा कि हमने क्या लिया था, पोटेशियम क्लोराइड लिया था, उसकी कुछ क्रिस्टल को एक पानी में डाला था, फिर उसके सॉल्यूशन से थोड़ा सा पानी निकाला था, साफ पानी में डाला था, और उससे देखा था वो पानी एक इतनी से छोटे से क्रिस्टल, ठीक है ना, वो उसने बहुत सारे जो वाटर था उसका क्या कर दिया, वो पानी उसके कलर पानी को उसके पानी के कलर को चेंज कर दिया। तो इससे ये पता चलता है मैटर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वो मिलियंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। द पार्टिकल ऑफ मैटर वन टाइप is defined in the form of the particle of matter in another type। ठीक है ना। तो इसमें यह है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है ना, क्या है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। मतलब कि एक टाइप के पार्टिकल दूसरे टाइप के पार्टिकल से डिफरेंट होते हैं, मतलब कि डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मैटर है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल क्या है, उसके पार्टिकल क्या है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, स्मेल इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, स्मेल इज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड कैन नॉट अ मैटर। ठीक है ना, स्मेल क्या होती है, कोई मैटर नहीं है, वो एक ऐसी चीज है कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको अपन फील कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। ठीक है ना, बट स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ मैटर। ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस की smell of any substance is a matter as it gaseous form or substance which has a mass and occupies some space। suppose कोई भी गैसेस है, वो क्या है कि अपने एटमॉस्फेयर में फैली हुई है ना, एक छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। ठीक है, तो हमने मैटर के बारे में ये डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि सपोज एक पार्टिकल है यहाँ पर, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ स्पेस होगा, ये है ना। तो पार्टिकल ऑफ मैटर, इनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, व्हेन वी मेक अ शुगर सॉल्यूशन द पार्टिकल ऑफ वन टाइप, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल होते हैं, ऑफ पार्टिकल
वन टाइप के पार्टिकल होते हैं ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन देम एंड अदर, दिस शो दैट देयर इज अ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। मतलब कि शुगर के पार्टिकल, जैसे कि कोई भी है, शुगर है, मतलब कि अपन को अगर अपन शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी पानी के अंदर डालेंगे, पानी का कंटेनर होगा, उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर ऐड कब होगी, क्योंकि उस पानी के बीच में कुछ ना कुछ, पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होगा, तभी वो ऐड होगी। तो इसी वजह से क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब कोई चीज मूव क्यों होती है ना। सपोज ये मेरे पास में एक पार्टिकल है ना, वो मूव क्यों होगा, एक ही रीजन है कि उनके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, है ना, चाहे वो इधर से लगे या इधर से लगे, इनके ऊपर क्या लगेगा, कोई फोर्स लगेगा। बिना फोर्स के कोई भी चीज मूव नहीं करती है। तो हमको इसमें ये बताया है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना, कि जो पार्टिकल होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का ये रीजन है कि उनके पीछे कोई फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स किस वजह से आ रहा है, फोर्स आ रहा है टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, टेम्परेचर की वजह से। अगर किसी भी पार्टिकल को टेम्परेचर देंगे तो उनके बीच में वाइब्रेशन एनर्जी आएगी, वो वाइब्रेशन एनर्जी वजह से क्या कर देंगे, मोशन करेंगे। अब टेम्परेचर चाहे कितना भी स्मॉल हो, कितना भी बड़ा हो, तो वो पार्टिकल मूव करेंगे। अब डिपेंड करेगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, है ना, टेम्परेचर ज्यादा होता तो पार्टिकल का मोशन भी क्या होगा, पार्टिकल का मोशन भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर अगर कम होगा तो इनका मोशन भी थोड़ा, पार्टिकल का मोशन भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल एकदम मूव करते रहते हैं। वो किसके ऊपर, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक। एज द टेम्परेचर राइज, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो पार्टिकल मूव फास्ट। दिस मीन्स दैट विथ एन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीजिंग। मतलब कि टेम्परेचर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, रैंडम मोशन जो पार्टिकल का है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, सुगर डिजोल्व फास्टर इन हॉट वाटर। अगर कोई भी चीज को अगर डिजोल्व करना है तो वो कोल्ड वाटर की कंपैरिजन में हॉट वाटर में क्या होगी, जल्दी से जल्दी क्या होगी, डिजोल्व होगी, ठीक है ना। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दो पार्टिकल है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में कोहेजन फोर्स होता है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चौक हैज अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जैसे कि चौक देखिए अपने घर स्कूल में जो चौक वगैरह होती है, ठीक है ना, तो चौक क्या होती है, एक रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड किसको बोलेंगे, जो नॉर्मल फोर्स लगाने पर क्या होगा, वो अपनी शेप चेंज नहीं करता है, या एक एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी अपनी कोई शेप नहीं चेंज करेगा, तो उसको बोलेंगे रिजिड स्ट्रक्चर। तो रिजिड होगी, ठीक है ना। अब अ ड्राइवर इज एबल टू कट अ वाटर थ्रू इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डज ऑब्जर्वेशन शो। देखो, जो स्विमिंग पूल में जो ड्राइव करता है, ठीक है ना, जो तैरता है, तो वो क्या करता है, पानी को ऐसे चीरता हुआ आगे निकलता है ना, ऐसे चीरता हुआ पानी को आगे निकलेगा, ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। तो वो ऐसे क्यों कर सकता है, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या है, दिस सो दैट द पार्टिकल ऑफ वाटर हैज अ स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, एंड हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच में जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। देखो, अब किसी इंसान को तैरना होगा तो वो अपने दोनों हाथों को ऐसे लेके आएगा, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है ना, ये इसके हाथ है दोनों, ठीक है ना, उससे ऐसे चीरता हुआ ऐसे जाएगा, तो वो पानी हटा हटा के देगा। पानी कब हटेगा, जो कि इनके पानी के जो वाटर के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो पार्टिकल्स के बीच के प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दूसरी बोला कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और क्या होता है, पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें, और हॉट वाटर में कोई भी चीज अच्छे से और फास्ट डिजोल्व होती है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब हम बात करने वाले स्टेट ऑफ मैटर। किसकी बात करने वाले, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है वो देखते हैं। तीन तरह की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीन तरह की स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो बहुत एक दूसरे के पास पास में होते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। दे वाइब्रेट एट एनी देयर प्लेस।
वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट। जैसे ये पार्टिकल है तो ये वाइब्रेट करेगा, इधर से उधर, इधर से मोशन मोशन करते करते वाइब्रेट करता है, तो वो अपनी प्लेस पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आर फॉलो। देखो इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है वो ये है। देखो सबसे पहली क्या है, पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल। दूसरा, सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। उनका शेप फिक्स होता है, उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। सॉलिड कैन नॉट टेक अ शेप ऑफ कंटेनर। जैसे कि देखो मैंने एक जग है मेरे पास में, है ना, पानी का ऐसा कोई जग है ना, तो मैंने इसके अंदर लिक्विड डाला, कोई भी लिक्विड डाला, पानी डाला, कोई भी लिक्विड डाला, तो लिक्विड क्या करेगा, शेप की जग की शेप को ले लेगा, है ना। वैसे ही अगर किसी सॉलिड को डाला, ठीक है ना, तो सॉलिड क्या करेगा, उसकी शेप की कंटेनर की शेप नहीं लेता है, ठीक है ना। सॉलिड हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर। सॉलिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिजिड। जैसे कि मेरे पास में ब्रिक है, एक ईंट है ना, ये कोई ईंट है, ठीक है ना, उसकी शेप कैसी है, रिजिड है। कैसी है, रिजिड है। रिजिड, रिजिड का मतलब है कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, उसके पार्टिकल एक दूसरे से बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहते, रिजिड का मतलब ये है ना। सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि जैसे कि मेरे पास में कोई ब्लॉक है जो सॉलिड का है ना, ये कोई ब्लॉक है जो सॉलिड का है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ, इधर से भी फोर्स लगाऊं, इधर से भी फोर्स लगाऊं, तो ये क्या कंप्रेस होगा, नहीं होगा। सॉलिड की चीजें जनरली कंप्रेस नहीं होती है जब तक आप उसके ऊपर हाई अमाउंट का फोर्स नहीं लगा देते, ठीक है। अब हम स्पेशल केस की बात करते हैं। कुछ स्पेशल केस है, जैसे कि स्पॉन्ज हैज अ टाइनी होल्स विच ट्रैप एयर। जो स्पॉन्ज होते हैं, जैसे कि देखो आपके सामने एक स्पॉन्ज का डायग्राम बना रखा है, उसके अंदर देखो कि इस स्पॉन्ज के अंदर क्या है कि इसमें ना छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है, कैसे, सॉरी टाइनी होल्स है, इसके अंदर क्या छोटे छोटे टाइनी होल्स है, उनके अंदर क्या एयर ट्रैप हुआ है, बट वी कंप्रेस इट एक्चुअल एक्सप्लिटिंग द एयर आउट। वो एयर को बाहर निकाल देंगे उनके बीच में, ठीक है ना। ये एक स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल केस, ये भी सॉलिड है ना, ये भी क्या है, सॉलिड है। फिर रबड़ की बात करते हैं। रबड़ बैंड हैज रबड़ बैंड कैन चेंज इट्स शेप बाय द स्ट्रेचिंग एंड कैन रिमेन आफ्टर द रिमूविंग द फोर्स। मतलब कि एक रबड़ बैंड है, अगर मैं उसको यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये कुछ इसकी साइज ऐसे बड़ी हो जाएगी, है ना, और फिर उसको छोड़ दूँ तो वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा, वो वापस क्या आ जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सॉलिड का, ठीक है ना। कब कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे सॉलिड अपनी शेप चेंज करता है ना, तो शेप चेंज परमानेंटली नहीं करा ना, ये अपनी शेप ऐसे जब तो टूट जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जब फोर्स हटाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है, वेन यू रोटेट द हॉर ग्लास, ठीक है ना, द सैंड फ्लो लाइक अ लिक्विड। देखो तुमने ये हॉर ग्लास देखा है, इसके अंदर क्या होता है कि जब जो सैंड गिरती है वो लिक्विड गिरा। When you observe that each particle in isolations, you will find that each of particle has a fixed shape. So when the large amount of the sand is poured, it will look like a flow, ठीक है ना, वो फ्लो की तरह दिखेगी। ऐसे हम सेट कर, जैसे कि एक कंटेनर है ना, जनरली क्या होता है, सॉलिड किसी की शेप नहीं लेते कंटेनर की, बट मैंने क्या किया, सॉल्ट और शुगर को क्या लिया मैंने और इसमें डाला, तो इसने तो कंटेनर की शेप ले ली। तो आप ये तो अपनी बात गलत हो गई कि जो सॉलिड होते हैं वो भी कंटेनर की शेप लेते हैं। देखो इसने इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल थे ना, उसकी वजह से इन्होंने शेप ली है। अगर एक सिंगल पार्टिकल सॉल्ट का लेते या शुगर का लेते, छोटा सा पार्टिकल, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो सॉल्ट, शुगर, ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आगे बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखो, पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि देखो सपोज सॉलिड के जो पार्टिकल थे वो ऐसे ऐसे थे एकदम पास पास में, लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे तो थोड़े थोड़े दूर होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट सो स्ट्रॉन्ग, एंड पार्टिकल कैन मूव फ्रीली। उनके बीच के अंदर जो पार्टिकल के बीच में फोर्स जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनको पार्टिकल क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, ठीक है ना। दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम, सो दिस गिव अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड विच आर फ्लो, जो नीचे दे रखी है, ठीक है ना। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
तो जो पार्टिकल के जो इंटरमीडिएट जो फोर्स उनके बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। लिक्विड हैज नो फिक्स शेप, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, एंड बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना। मतलब कि लिक्विड की कोई शेप नहीं, जिस कंटेनर में जाएगा उसकी शेप लेगा। लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर, लिक्विड की रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों कि उसको किसी भी जितने जहां फोर्स लगाएंगे उस तरफ बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि लिक्विड को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड लिक्विड कैन फ्लो इजीली, लिक्विड क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। ये चीज हमने यहाँ पर देखी है। फिर इसके अंदर क्वेश्चन है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड। मतलब कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है लिक्विड की, किसकी, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कह रहे हैं कम है, किसकी कंपेयर में, सॉलिड की डेंसिटी से। सॉलिड की डेंसिटी से क्या है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, सॉलिड की ज्यादा है, ये जनरली होता है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, सपोज ये मेरा कोई कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये आइस इसके ऊपर फ्लोट करेगी, आपने देखा होगा, बिकॉज दैट टाइम द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है, वाटर है, उसकी डेंसिटी से थोड़ी कम होगी, है ना। इस वजह से क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना इसके पीछे। और देखो दोनों का कंपोजिशन सेम है, दोनों H2O से मिलकर बने होते हैं, वाटर और आइस दोनों H2O से मिलकर बने होते हैं। बट क्या होता है कि जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना। इस वजह से जो 0 डिग्री पे कोई पानी या बर्फ होगा उसकी कम होगी, ठीक है ना। इस वजह से भी क्या होता है कि जो आइस होती है, जो कि क्या करती है, वाटर पे फ्लो करती है, मतलब फ्लोट करती है, ठीक है ना। बट आइस, इसमें देखो आंसर क्या, आइस इज सॉलिड बट इट हैज लो डेंसिटी देन वाटर बिकॉज द कोज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना आइस की, वो अंदर से क्या होगी, खोखली होगी, खोखली होने की वजह से ऊपर की तरफ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स, सो इट इज द फ्लोट ऑन द वाटर। उनकी पार्टिकल के बीच में ज्यादा फ्लोट होगा, इसलिए डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो फ्लोट करेगी। लिक्विड के बारे में बात कर ली, लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में। द पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि देखो सॉलिड के पार्टिकल कुछ ऐसे थे, लिक्विड के पार्टिकल कुछ ऐसे थे, अब गैस के पार्टिकल कुछ इतने दूर दूर होंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो इसमें बोला गया they have lot of space between them, so these give us most important property of gases which are as follow, ठीक है ना। जैसे कि देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, the particle of gases have a weak intermolecular force of attraction। तो पार्टिकल होते हैं किसके, गैसेस के, उनके बीच में जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, the gas has neither fixed shape neither fixed volume, उनका कोई फिक्स शेप ना होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। पर सॉलिड और लिक्विड के केस में इनका वॉल्यूम क्या होता है, शेप होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। द गैस हैज टेक अ शेप ऑफ कंटेनर, गैस भी क्या कर सकती है, लिक्विड की तरह कंटेनर की शेप ले सकती है। गैस हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर, गैस की कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती है। गैस हैज कंप्रेसिबल, मतलब कि गैस के पार्टिकल इतने दूर दूर है, इनके बीच स्पेस है, इस वजह से इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, पास पास लेके आ सकते हैं। एंड गैस कैन फ्लो इजीली, गैस को क्या करवा सकते हैं, इजीली हम फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने गैस की बात कर ली, ठीक हो। अब इसका एक समराइज करके बताया। सबसे पहले देखो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड का इंटरमीडिएट होता है और इसका वीक होता है, ठीक है। फिर इसकी जो फिक्स शेप होती है, यस इसकी फिक्स शेप नहीं होती, इसकी फिक्स शेप नहीं होती है। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये किसी की शेप, कंटेनर की शेप नहीं लेंगे, ये लेंगे और ये भी लेंगे, ठीक है ना। और ये रिजिड होते हैं, ये रिजिड नहीं होते, ये भी रिजिड नहीं होते, ठीक है ना। ये कंप्रेसिबल नहीं होते, ये भी कंप्रेसिबल नहीं होते, बट ये कंप्रेसिबल होते हैं। इनकी कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है, इनकी फ्लूइडिटी होती है, इनकी भी फ्लूइडिटी होती है। तो हमने देखा कि ये सारी प्रॉपर्टी है कौन सी,
intermolecular force of attraction, fixed shape, fixed volume, take a shape of a container and rigid structure, compressible and fluidity. ये सारी की सारी क्या इनकी प्रॉपर्टीज है. चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म के बारे में जिसका नाम है डिफ्यूजन. किसको बोलेंगे? डिफ्यूजन. द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर. मतलब कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के अंदर पार्टिकल का मिक्स हो जाना. मतलब कि पानी था, है ना, एक कंटेनर में वाटर था. क्या था? वाटर था. इसके अंदर शुगर ऐड कर दी. क्या कर दी? शुगर ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया. क्या कर दिया? शुगर और सॉल्ट ऐड कर दिया, तो उसके पार्टिकल मिक्स हो गए, तो उसको बोलेंगे डिफ्यूजन. क्या बोलेंगे? इन ऑर्डर फॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट. मतलब कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा गैस में होती है. मतलब गैस के अंदर कोई चीज ज्यादा जल्दी घुलती है, लिक्विड के अंदर थोड़ी कम घुलेगी, है ना. लिक्विड के अंदर भी घुलती ठीक ठाक, पर गैसेस से थोड़ी कम घुलेगी, और सॉलिड के अंदर तो बहुत ही कम कोई चीज डिफ्यूजन होता है. ठीक है. रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अगर किसी का रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि आपको कोई चीज को अंदर, किसी चीज के अंदर जल्दी से घोलना है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दो. दिस इज बिकॉज when the increasing the temperature, the kinetic energy of a particle in increasing, they mix into the quickly. वो उसको बहुत तेजी से क्या करेगा? मिक्स करेगा. फिर इसके अंदर देखो क्या लिखा, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ. देखो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? सॉलिड कौन इनमें से? शुगर. सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो कम कम से स्टार्ट करना. सबसे फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ऑक्सीजन सबसे पहले आएगा, फिर ऑक्सीजन से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसमें? वाटर में होगा, फिर शुगर में होगा. शुगर इज सॉलिड. ठीक है ना. तो ये इन्होंने बता रखा है. चलो अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. इसका नाम है लेटेंट हीट. क्या होता है, और फेज चेंजेस प्रोसेस या स्टेट चेंजेस क्या होता है वो देखेंगे. मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? यस. स्टेट का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से लिक्विड, गैसेस से सॉलिड, इसमें एक दूसरे में मिक्स होना, उसको कहलाते हैं. देखो तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक आइस थी, तो आइस किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में. गर्म किया, उसको हीट दिया, तो आइस का जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री था, और लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री है. ठीक है ना. तो देखो आइस इससे मेल्ट हुई, फिर इसको और ज्यादा गर्म किया, तो क्या हुआ? ये गैसेस में बदल गई. मतलब कि टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वो अपना फेस चेंज करिए. इसको गर्म किया तो लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया तो ये स्टीम या वेपर में कन्वर्ट हो गई, या गैस में कन्वर्ट हो गई. फिर गैस को वापस ठंडा किया तो लिक्विड, लिक्विड को ठंडा किया तो फिर सॉलिड. तो ऐसे करके ये सारी एक दूसरे में चेंज होती रहती हैं. देयर आर द थ्री डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर जिनको बोलेंगे इंटरकन्वर्जन इनटू ईच अदर. एक दूसरे के अंदर ये इंटरकन्वर्टेड होते रहते हैं. ठीक है ना. अब हम बात करेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन. We are going to discussing about melting and fusion. The process in which the substance changes state from the solid. A process in which the substance in which change shape from the solid to liquid is called the melting or fusion. उसको क्या बोलेंगे? melting. ठीक है ना. जैसे कि आइसक्रीम पिघल रही है, सॉलिड की पहले अब लिक्विड हो रही है. ठीक है ना. तो इसको बोले फ्यूजिंग. फ्यूजन का मतलब पार्टिकल का ब्रेकडाउन होना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना. ठीक है ना. द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड. ठीक है ना. ऐसा टेम्परेचर जिसके अंदर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये बोलना बहुत जरूरी है. ठीक है ना. इस कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे. फॉर एन एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम का मेल्टिंग होना, वो भी क्या करें? मेल्टिंग. अब हम बात करते हैं वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज द स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैसेस इज कॉल्ड द वेपोराइजेशन. The temperature at which the liquid start converting into the gases at atmospheric pressure is called the boiling. उसको क्या बोलेंगे? boiling. For an example, formation of a steam. steam का बनाना भी क्या कहलाता है? boiling कहलाता है. अब बात करेंगे freezing और solidification. ठीक है. freezing और solidification क्या होता है? Process in which the substance state from liquid to solid. मतलब कि liquid से solid, बर्फ को फ्रीज में, पानी को फ्रीज में रखा, लिक्विड बर्फ बन गया, तो ये क्या solidification या freezing बोल देंगे. solidification, freezing. For an example, formation of ice. तो अलग है. सब्लिमेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू गैसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन. फॉर एन एग्जांपल, द सब्लिमेशन ऑफ द ड्राई आइस. अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंज स्टेट फ्रॉम द गैसेस टू लिक्विड. ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर कोई चीज गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन. फॉर एन एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन द कोल्ड वाटर सरफेस. देखो ठंडे पानी की गिलास के बार बार की तरफ क्या होती है? जैसे सरफेस बन जाती है ना, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे. डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन इज द अपोजिट टू सब्लिमेशन.
ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गैसेस टू सॉलिड, उसमें से सॉलिड से गैसेस, इसमें गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहता है, सब्लिमेशन, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट ऑन द लीफ, जो एयर के अंदर क्या होती है, जो एयर होती है ना वो फर्स्ट की सॉलिड की फॉर्म में इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगी, तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए पढ़ते हैं। When a temperature of matter is increasing, when the temperature of matter is increasing, the kinetic energy of a particle of matter are also increasing. Due to the increasing the kinetic energy, due to increasing the kinetic energy, the particle of matter start vibrating. Particle of matter start vibrating with greater speed and move freely. और फिर क्या करेंगे, वो अपने जो अट्रैक्शन फोर्स है ना उसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। When the temperature of matter is decreasing, kinetic energy of particle is also decreasing. Due to the increasing the kinetic energy, decreasing the kinetic energy, the particle of matter start coming to closer and develop the strong intermolecular force of vibration, ठीक है ना। Hence the particle stick to motion. तो देखो हमने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर कम किया, वाइब्रेशन कम हुआ, वाइब्रेशन का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, उनके बीच में बढ़ गया। ये सारी चीजें आपको ऐसे समझनी है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, मतलब कि तुमको अगर 12 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो कुछ मत करो 273 प्लस कर दो, तो 273 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 582 केल्विन हो जाएगा। अच्छा अगर हमको क्या करना है, 20 केल्विन है ना, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो क्या कर दो, इसको 273 में से 20 माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 352, ठीक है ना। तो ये आएगा 253 केल्विन हो जाएगा, मतलब कि ये 20 सॉरी ये वापस करते हैं, कंफ्यूजिंग हो गई, वापस करते, एक सेकंड वापस समझाता हूँ। जैसे कि देखो अगर आपको 20 केल्विन है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। अब देखो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो मैं क्या करूँगा 273 माइनस 20 करूंगा तो आएगा 352, है ना, ये आएगा 352, और कुछ नहीं करना है, इसके आगे माइनस लगा देना है 253C, ठीक है ना, ये आएगा सेल्सियस में, ठीक है। चलो हमने केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में करना सीख लिया, मतलब कि 273 का आंकड़ा आपको याद रखना है कि आपके फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आपको, अगर आई है तो यस बोलिए, अगर आपको समझ में आई है तो आप यस बोल सकते हैं। चलो भाई इरेज कर लो, इसको साफ करो, रबर थोड़ा बड़ा लेते हैं इरेजर, ये सबसे बड़ा ही है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, इसी से करते हैं, पार्शली वाले से। चलो भाई हो गया, अपने काम का जितना ही इरेज करना था वो कर लिया, अब ज़्यादा करके क्या फ़ायदा। चलो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप आगे अपनी जो भी साइंस के अंदर स्टडी करेंगे वहाँ पर आपको लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। लेटेंट हीट क्या होता है वो देखते हैं। इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू disturb the force of attraction between the particle of matter by keeping the temperature constant. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into the liquid, मतलब कि मेरे पास में 1 kg का कोई सॉलिड है, ध्यान सुना, ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज समझा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरे पास में एक कोई सॉलिड है वो है 1 kg का, है ना। अब मुझे इसको लिक्विड बनाना है, क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है, ठीक है ना। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जो हीट मैं दूंगा, 1 kg लिक्विड को सॉलिड में 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जो हीट दूंगा उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। आगे बात समझ में, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस पॉइंट
उस पॉइंट को हम बोलेंगे लेटेंट, जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होगा तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल आइस हैज लार्ज लेटेंट हीट, large latent heat of fusion that of water. For an example, ice has large latent heat that of fusion that water. मतलब कि आइस के अंदर क्या होगी, ज़्यादा latent heat होगी as compared to water के. The amount of latent heat that required to change 1 kg of liquid into the atmospheric pressure in the gases, तो उसको मतलब latent heat of vaporization. सेम ऐसा ही ऐसा कंसेप्ट है इसी के अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टीम हैज द हाई लेटेंट हीट ऑफ एब्रेशन एट बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से क्या होगा, स्टीम के अंदर ज़्यादा लेटेंट हीट होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। वाई स्टीम कोजिंग द सीवियर बर्न एंड हॉट वाटर, ठीक है ना, हॉट वाटर से ज़्यादा स्टीम क्यों इतनी सीवियर होती है, स्टीम हैज़ मोर लेटेंट हीट, स्टीम के अंदर लेटेंट हीट भी होती है और हीट भी होती है, इस वजह से ज़्यादा हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज वाई द स्टीम बर्न द मोर देन हॉट हीट, स्टीम से ज़्यादा आदमी जलेगा एज कम्पेयर टू। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। हमने देखा था कि ना चेंज फेस को चेंज करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, प्रेशर की रिक्वायर्ड होता है। गैसेस हैव द मोस्ट स्पेस बिटवीन एंड पार्टिकल हैव द लीस्ट एंड सॉलिड के अंदर थोड़ा कम होता है ना, गैसेस के अंदर थोड़ा तो इंटरमीडिएट होता है, कंप्रेसिबल नहीं होती है, इनकम्प्रेसिबल, नेग्लिजिबल एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज चेंजिंग द स्टेट, ठीक है ना। व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैसेस इज इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आर डिक्रीजिंग, ठीक है ना, the speed of molecule decreasing, so the molecule are start coming to closer, ठीक है ना। जब प्रेशर लगाते हैं तो वो क्या होता है, पार्टिकल पास पास में आते हैं, डेवलप द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से प्रेशर की वजह से भी, जैसे ही टेम्परेचर की वजह से कोई चीज़ टूट रही थी है ना, वो फेस चेंज करी थी, वैसे ही प्रेशर की वजह से भी कोई फेस चेंज भी होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलपीजी गैस एंड सीएनजी गैस आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर फिल इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंटेनर हाई प्रेशर, ठीक है ना, उसको अपन हाई प्रेशर में बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एवोप्रेशन। एवोप्रेशन क्या होता है, एवोप्रेशन इज अ फिनोमिना इन विच लिक्विड, कोई भी लिक्विड है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लिक्विड है, सॉरी अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। विदाउट अचीविंग, बिफोर अचीविंग बिफोर अचीविंग बिफोर अचीविंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर कोई चीज लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होती है, इसको बोलेंगे इवोप्रेशन। इवोप्रेशन प्रोसेस इन विच the change the gases, liquid gases change in the gases when the star heated at any temperature below the boiling, boiling point से नीचे कोई भी टेम्परेचर अगर कोई भी लिक्विड अगर गैसेस में कन्वर्ट होता है उसको बोलेंगे इवोप्रेशन। तो फैक्टर इफेक्ट में देखो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे है ना, तो इवोप्रेशन बढ़ेगा। ग्लास में मान लिया, एक प्लेट में पानी लिया, दोनों सेम अमाउंट के पानी है, तो ग्लास वाले पानी को धूप में रखो, इसको धूप में रखो, तो पानी पहले किसका खत्म होगा, इसका खत्म होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा इसका इवोप्रेशन फास्ट। दो चीज है, सेम कंटेनर है, दोनों प्लेट है ना, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, इसके नीचे आग लगी, इसके नीचे कुछ नहीं लगाई, टेम्परेचर इसको इसको हाई, इसको 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 धूप में रखा, इसको रूम में रखा, इसको रूम में रखा और इसको सनलाइट में रखा, तो बताओ ये इसके अंदर इवोप्रेशन फास्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर इवोप्रेशन कम होगा, इसके अंदर फास्ट होगा। फिर अपन टेम्परेचर की विंड स्पीड, जैसे कि हमने देखा होगा घरों में कपड़े सुखाते हैं है ना, तो कपड़े हवा में सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, और जहाँ पर हवा नहीं होगी वहाँ पर धीरे सूखेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द वाटर एयर, एयर का पार्टिकल अगर इसके अंदर 50% वाटर है और 50% गैसेस है, ठीक है ना, तो इसकी ह्यूमिडिटी 50% है, तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी कहीं पर है ना, तो इवोप्रेशन क्या होगा, कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहाँ पर इवोप्रेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी मतलब कि पानी की नमी अगर कहीं पे ज़्यादा होगी तो वहाँ इवोप्रेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। जैसे कोस्टल एरिया वगैरह पे वहाँ पर क्या होती है, नमी ज़्यादा होती है पानी के अंदर। कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ लिक्विड नीड टू सर्टेन एनर्जी, ठीक है ना, सो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड टेक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इट मेक सराउंडिंग कूलर, मतलब कि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से जो हीट लेंगे, ठीक है ना, और सराउंडिंग को क्या कर देंगे, कूल लेंगे। द स्ट्रॉन्ग कूलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड द इवोप्रेशन, इसको बोलेंगे इवोप्रेशन। द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द कूलिंग इफेक्ट इन द perceptions because the sum of reasons we wear the cotton cloth during the summers and cotton absorbs the sweat quickly and express them into the atmosphere easily, evaporation हो जाता है, ठीक है ना। explain why does the desert cooler better on hot dry day,
देखो, आउटर वॉल ऑफ cooler skin sprinkle a water constantly, which evaporated due to the hot dry weather. ठीक है, this causes the cooling of water which inside the fan expand the. देखो ये बता रहा है, देखो जैसे कि कूलर है, ये कूलर की जाली लगी हुई होती है ना, तो यहाँ से पानी गिरता रहता है। अब पानी गिरने की वजह से क्या होगा, वो अपने आसपास की जगह की जो हीट होगी, है ना, एटमॉस्फेयर में या एयर के अंदर हीट होगी, तो पानी की सरफेस एरिया से कांटेक्ट में आएगी, तो उसको क्या कर देगी, पानी क्या कर देगा, वो अपनी हीट पानी को दे देगी, है ना, और पानी नीचे गिरता रहेगा, पानी साइक्लिंग प्रोसेस में ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना, और ये ऐसे जाते रहेगी, तो पानी जो एयर के अंदर जो हीट थी वो लेगी, तो कूलर के आसपास की जगह होगी वो ठंडी हो गई, तो इस वजह से अपन को क्या होता है, कूल फील होता है। तो इसी तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये वन शॉट है, अगर इसका कंप्लीट वीडियो देखना है तो मैंने वही बना रखा है, ठीक है ना। तो हमने इवेपोरेशन समझ लिया, हमने बॉइलिंग समझ लिया, हमने कंडेंसेशन समझ लिया, हमने सॉलिडिफिकेशन समझ लिया, हमने डिपोजिशन समझ लिया, सब्लिमेशन समझ लिया, सारी की सारी चीज़ समझ ली, और हमारा ये चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।